हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग तथा उसके बाद में पास्कल के नियम के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। जैसे पिछली क्लासों में जो भी फॉर्मूले पढ़ा दिए गए हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है के ईटा बटेवे डी आर। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कन्हैया से डरो। इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। और अगला फॉर्मूला है दाब ज्ञात करने का HGD। इसको याद करने का तरीका है हर गोविंद याद रखना है। तो दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला है HGD। उसके बाद में अगला फॉर्मूला है न्यूटन के अनुसार शान बल का सूत्र होता है ईटा इंटू ए डीवी बटेवे डी एक्स है वेग प्रवणता। ये न्यूटन के अनुसार शान बल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। उसी तरह से उसके बाद जो सीमांत वेग है उसका ज्ञात करने का सूत्र है 2/9 R² जी रो माइनस सिग्मा बटेवे ईटा। ये सीमांत वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला है बहिस्रावी वेग का मान होता है √2GH। इस प्रकार इसके मुख्य फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने हैं, ताकि पार्ट समाप्त होने के पश्चात जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन फॉर्मूलों को याद रखना है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। शुरू करने से पहले हम बर्नौली प्रमेय के लिए जो फॉर्मूला है इकाई आयतन के लिए उसको भी रिवाइज करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है P+½ dv² प्लस dgH। यहाँ पे भी ये याद रख सकते हैं, इसके अंदर भी आ रहा है हर गोविंद और यहाँ पे दाब में भी आ रहा है हर गोविंद। तो इसकी सहायता से इकाई आयतन के लिए बर्नौली प्रमेय का सूत्र याद कर सकते हैं। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है वायुयान के पंखों की आकृति। गतिमान वायुयान के पंखों की ऊपरी सतह पर हवा का वेग अधिक होगा तथा नीचे का कम। अतः ऊपर दाब कम होगा, क्योंकि ऊपर वेग का मान अधिक है तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा। वेग अधिक तो दाब कम। और नीचे दाब अधिक होने के कारण वायुयान पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। अर्थात जो वायुयान के जो पंखे होते हैं वहाँ जो वेग होता है, पंखों के कारण वेग तो होगा अधिक, तो जो दाब है वो हो जाएगा कम। और जो नीचे वेग का मान कम तथा दाब का मान अधिक हो जाएगा। और इसी कारण नीचे से दाब अधिक होने के कारण एक बल लगेगा और इसी बल के कारण वायुयान ऊपर की ओर गति करता है। यह पहला अनुप्रयोग है बर्नौली सिद्धांत का। अगला अनुप्रयोग है मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव का मतलब होता है बॉल का स्पिन होना, और इसे गतिक उत्तापक भी कहते हैं। संपर्कित वायु का वेग बढ़ जाता है, अतः दाब कम
होगा तथा शेष वायु का वेग कम और दाब अधिक होगा, जिसके कारण दाबांतर उत्पन्न हो जाता है तथा बॉल का पथ विचलित हो जाता है। मतलब जब हम बॉल को फेंकेंगे तो उस संपर्कित वायु का वेग मतलब v का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और संपर्कित वेग बढ़ने के कारण दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो शेष वायु है वहाँ का वेग कम होने के कारण दाब का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस प्रकार दाबांतर उत्पन्न हो जाता है और इसी दाबांतर के कारण जो बॉल है वो स्पिन होती है, मतलब विचलित हो जाती है। मतलब ये भी एक बर्नौली सिद्धांत का अनुप्रयोग है। मतलब जहाँ पे भी बर्नौली सिद्धांत आएगा वहाँ पर वेग और दाब के बारे में चर्चा होगी। अगला है पिटोट नली। इस नली की सहायता से द्रव का वेग ज्ञात करते हैं। ये यू आकार की नली होती है जिसमें दाबांतर ज्ञात करने के लिए द्रव भरा हुआ होता है। पिटोट नली में प्रवाहित द्रव का वेग ज्ञात करने का सूत्र होता है v बराबर √2p1-p2/d। ये यू आकार की नली होती है, इसमें दाब होता है P1 और दूसरी तरफ दाब होता है P2। एक सिरा होता है A और दूसरा सिरा होता है B। इस प्रकार A और B में दाबांतर ज्ञात करने के लिए इसके अंदर द्रव भरा जाता है और इस पिटोट नली की सहायता से द्रव का वेग ज्ञात करते हैं। और सूत्र याद रखना है v बराबर √2p1-p2/d। अगला है वेंचुरी मापी। इसकी सहायता से किसी नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर या प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है। मतलब एक तो द्रव के बहने की प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है और एक द्रव का आयतन किया जाता है, प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है। और इसका सूत्र होता है, द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बराबर होता है A1 A2 और √2GH बटे होता है A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो इस सूत्र के माध्यम से प्रवाह बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर और प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर A1 व A2 है नली के अनुप्रस्थ काट तथा H यहाँ पर है दाब नापने वाली नलियों में द्रव स्तंभ का अंतर। तो इस प्रकार हमने बर्नौली सिद्धांत के 4 अनुप्रयोग पढ़े और एक अनुप्रयोग पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है जिसका नाम है टॉरिसेली प्रमेय या बहिस्रावी वेग। ये भी एक प्रकार बर्नौली सिद्धांत का अनुप्रयोग ही है। अगला टॉपिक है पास्कल का नियम। किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है, अर्थात एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है। जैसे ये चित्र दे रखा है बोतल का, इसमें एक ही क्षैतिज पर 3 छिद्र किए हुए हैं और तीनों छिद्रों में से निकलने वाले द्रव का जो दाब होता है या जो प्रेशर होता है वो समान होता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। मतलब एक ही क्षैतिज पर कितने भी बिंदु हो उससे निकलने वाले जो द्रव होता है उसका जो दाब होगा उसका मान समान होता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। आगे कुछ पॉइंट याद रखने, जैसे वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर, दाबांतर मापने का यंत्र होता है मैनोमीटर। अगला पॉइंट है द्रव का जो दाब होता है उसके भार के कारण होता है। और अगला पॉइंट है स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर, जो अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, स्थित सभी बिंदुओं पर दाब का जो मान है वो समान होता है, अर्थात द्रव पात्र में द्रव का दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, ये नली के आकार और चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। मतलब
जो दाब होता है वो गहराई पर निर्भर करता है, ना तो आकार पर निर्भर करता है और ना ही चौड़ाई पर निर्भर करता है। आगे है पास्कल नियम पर आधारित युक्तियाँ, जिसे द्रव चलित उत्थापक भी कहते हैं। 3 प्रकार की युक्तियाँ जो पास्कल नियम पर आधारित है। एक तो ब्रह्मा का प्रेस, दूसरा है हाइड्रालिक लिफ्ट और तीसरा है हाइड्रालिक प्रेस। इसके लिए हम एक इस प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये 2 सिरों वाली एक नली है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। ये एक सकड़ी नली है और दूसरी तरफ चौड़ी नली है। चौड़ी नली का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है और जो पतली नली है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1/100 मीटर स्क्वायर है। अब हम इस छोटी नली पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे। जब हम इसमें 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तब इस पे जो दाब लगेगा वो लगेगा 100 पास्कल का। दाब ज्ञात करने का सूत्र है बल बटे हुए एरिया। तो बल का मान तो है 1 और एरिया का मान है 1/100 और इसको हल करेंगे तो दाब का मान प्राप्त होगा हमको 100 पास्कल। तो इस द्रव के अंदर जो दाब लगेगा वो 100 पास्कल का दाब लगेगा। अब हम दूसरी तरफ जो चौड़ी नली है उसके अंदर बल का मान ज्ञात करेंगे। तो बल ज्ञात करने का सूत्र है P इंटू ए। पी का मतलब दाब है जो कि अभी हमने ज्ञात किया था कि 100 पास्कल और एरिया, इस नली का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू ए करेंगे तो 100 न्यूटन प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि 1 न्यूटन बल से हम 100 न्यूटन बल उत्पन्न कर सकते हैं। यही पास्कल इसी नियम के आधार पर कुछ युक्तियां बनाई गई है जिसमें कम बल लगाकर अधिक बल उत्पन्न किया जा सकता है। और इस सिद्धांत के आधार पर ये 3 प्रकार की युक्तियां कार्य करती है कि ब्रह्मा का प्रेस और दूसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट और तीसरा है हाइड्रोलिक प्रेस, जिसमें कम बल लगाकर अधिक बल उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई घर्षण हानि नहीं है तो 1 न्यूटन के बल द्वारा 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का लाभ होता है। मतलब 1 न्यूटन से 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो स्पष्ट है कि द्रव चलित यंत्रों में कम बल लगाकर कई अधिक गुना यांत्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पास्कल नियम की सहायता से हम कम बल की सहायता से अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। इससे यांत्रिक ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे समुद्र की गहराई पर दाब का मान होता है अधिक, अतः गोताकार इस दाब को सहन करने के लिए विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। मतलब गहराई में दाब का मान अधिक होता है इसलिए गोताकार विशेष पोशाक पहनते हैं। अगला पॉइंट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है वायुमंडलीय दाब में कमी। वायुमंडलीय दाब में कमी होगी लेकिन जो पैन है उसके दाब में उसका दाब अधिक होता है, उसी कारण जो स्याही है वो बाहर निकल जाती है। आगे अंतरिक्ष में वायुदाब 0 होता है। मतलब गहराई पर जाने पर वायुदाब बढ़ता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है और अंतरिक्ष में जाके वायुदाब 0 हो जाता है। इस कारण शरीर के अंदर दाब अधिक होने के कारण जो ब्लड नलिकाएं हैं वो फट जाती है। मतलब वायुमंडलीय दाब कम होगा और शरीर का दाब अधिक होने के कारण ब्लड नलिकाएं फट जाती है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री इससे बचाव के लिए विशेष पोशाक पहनता है। मतलब समुद्र की गहराई पर जाने पर भी विशेष पोशाक पहनी जाती है और ऊंचाई पर जाने पर भी विशेष पोशाक पहनी जाती है, क्योंकि गहराई में जाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा और ऊंचाई पे जाएंगे तो दाब का मान घटेगा, इसलिए विशेष पोशाक पहनी जाती है। उसके बाद में तालाब की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है तो उत्प्लावन बल
भी अधिक लगेगा, मतलब ऊपर की ओर बल बल उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। इससे तैरने में आसानी रहेगी। इसीलिए समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। आगे है, जब किसी झील की तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। जब कोई झील तली से जो वायु का बुलबुला है जब ऊपर आता है, मतलब नीचे दाब ज़्यादा होता है, इसी कारण उसका आकार छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो उसका जो आकार है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर आने पर दाब का मान कम होता जाता है। आगे है, ऊंचाई पर जाने पर नाक से ब्लड बाहर आने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, लेकिन हमारे शरीर का दाब अधिक होने के कारण हमारे जो नाक का जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। उसके बाद में वायु दाब मापी, जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं, का पारा अचानक बढ़ जाना, इसका मतलब है मौसम स्वच्छ रहेगा। मतलब बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाता है तो इसका मतलब मौसम स्वच्छ रहेगा। आगे है, जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है, मतलब पाठ्यांक नीचे गिरता है इसका मतलब है आंधी आने की संभावना है। और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है वर्षा आने की संभावना है। आगे है गेज दाब, जिसे परमापी दाब भी कहते हैं, और यह होता है वास्तविक दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर। इसका सूत्र होता है पीजी बराबर पी माइनस पी ए। पी है वास्तविक दाब और पी ए है वायुमंडलीय दाब। और इसके उदाहरण है टायरों के दाब, जो कि गैज दाब होता है, मतलब टायरों में जो दाब होता है उसमें वायुमंडलीय दाब भी इंक्लूड होता है, इसलिए इसको गैज दाब कहते हैं। रक्तचाप का जो दाब होता है वो भी एक प्रकार का गैज दाब है, क्योंकि उसके अंदर भी वायुमंडलीय दाब इंक्लूड रहता है। इस प्रकार आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब एक टॉपिक और बाकी है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और उसके बाद में एक पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक बाकी है। उसके बाद में हम इस तरल के यांत्रिक गुण जो पार्ट है 11th क्लास का, इसके न्यूमेरिकल सवाल करेंगे आगे आने वाली क्लासों में।